हेलो एवरीवन, हिमांशु दिस साइड अगेन। सो वेलकम बैक। तो हमने जो अपनी प्रीवियस वीडियोस थी उनमें कैपेसिटेंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस तक कवर कर लिया था एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न do some questions on combination of capacitors and then we will move forward to knowing about the basics of dielectrics, that what exactly dielectrics is and how a dielectrics is used inside a capacitors. So those are going to be the topics for today's lecture, that is questions on combination of capacitors, dielectrics and dielectrics inside a capacitor, either fully filled or partially filled. So चलिए स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं वो आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है। सो दीज आर द टॉपिक्स फॉर टुडे। सो टॉपिक नंबर 1 इज क्वेश्चंस ऑन कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स। सो चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं सच दैट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट आपका फुली क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्वाइट बेसिक। What it says that find the equivalent capacitance of the combination shown in figure between points P and N। तो आप जैसा कि देख सकते हैं ये है पॉइंट P and this is your point N, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में तीन कैपेसिटर्स दिख रहे हैं हमें, C1, C2 एंड C3। अगर आप गौर से देखेंगे तो C2 and C3 कैपेसिटर बोथ आर इन पैरेलल and then the combination of these is connected in series with C1. तो solving C2 and C3 first. C2 and C3 are in parallel, so their C equivalent would be C2 plus C3. In parallel combination we simply add the capacitance. Now जो नया सर्किट हमारा बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। ये आ गया C डैश और इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है C1। तो सीरीज में बना देते हैं दिस इज C1 एंड दिस इज योर N, दिस इज योर P। सो ये C1 ले लेते हैं और ये C डैश। सो नाउ द न्यू C इक्विवेलेंट, द नेट कैपेसिटेंस वुड बी 1 by C1 plus 1 by C dash. So C equivalent would come out to be C1 C dash upon C1 plus C dash, and you have already calculated C dash की वैल्यू है C2 plus C3। तो that would be C1 C dash is C2 plus C3 upon C1 plus C2 plus C3। So this is your C equivalent net capacitance। तो ये दोनों आपके पैरेलल में थे एंड दिस कॉम्बिनेशन वाज इन सीरीज विद C1। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है अपने पास C1 ब्रैकेट C2 plus C3 अपॉन C1 plus C2 plus C3। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से है। So what does this question say? Consider the connections shown in figure। तो ये आपका फिगर है, थोड़ा जूम आउट कर देते हैं। Now find the capacitance between A and B। अच्छा, so this is point A, this is point B। Find the charges on the three capacitors, जिसके बीच में तीन कैपेसिटर्स लगे हैं 12, 6 and 2, taking the potential at point B to be 0, point B to be 0। okay, find the potential at the point D। तो हमें point D पे potential find out करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, find the capacitance between A and B। तो equivalent capacitance find करने के लिए कह रहा है। so these two are connected in series, और सीरीज में कितना हो जाता है, इसको C dash बोल देते हैं। 1 by C dash is equals to 1 by 12 plus 1 by 6, that is 12 6 is 72, and यहाँ पर आएगा 6 plus 12, that is 18 by 72, that is 1 by 4। तो C डैश कितना आ गया 4 माइक्रोफैरेड। ठीक है, देन 4 and 2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल में C इक्विवेलेंट इज 2
2 प्लस C डैश दैट इज 2 प्लस 4 माइक्रोफेरेड दैट इज 6 माइक्रोफेरेड। तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया 6 माइक्रोफेरेड। तो फर्स्ट का आंसर हो गया C इक्विवेलेंट इज 6 माइक्रोफेरेड। फाइंड द चार्जेस ऑन द 3 कैपेसिटेंस। तो इसे कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं कि ये आपका 6 माइक्रोफेरेड है और यहाँ पर बैटरी कितनी है 24 वोल्ट की। So this is 24 volt, this is 6 microfarad. Using Q equals to CV। तो अपने को क्या चाहिए नेट चार्ज चाहिए। तो नेट चार्ज कितना निकला होगा यहाँ से 24 इंटू 6, तो दैट इज 6 4 24 कैरी गेट 2 दैट इज 144 माइक्रो कूलम। सो इस डायग्राम में देख सकते हैं आप यहाँ से 144 माइक्रो कूलम चार्ज आया। नाउ दिस इज अ जंक्शन और जंक्शन पे चार्ज क्या हो जाएगा डिवाइड। सो सपोज करते हैं 144 माइक्रो कूलम में से कुछ चार्ज इधर गया और कुछ चार्ज इधर गया। सपोज यहाँ गया है Q1 तो डेफिनेटली यहाँ जाएगा 144 माइनस Q1। अब क्योंकि ये दोनों सीरीज में है और सीरीज में हमने कल वाले वीडियो में देखा था दैट चार्ज रिमेन्स सेम, तो इसको भी Q1 मिलेगा और इसको भी Q1। नाउ दीज टू आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये जो ये दोनों सर्किट से क्या किसमें है पैरेलल है, तो पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहता है सेम। दिस मींस कि यहां पर भी 24 वोल्ट और यहां पर भी 24 वोल्ट। तो नीचे वाले में 24 वोल्ट का पोटेंशियल है और ऊपर भी पोटेंशियल कितना होगा 24 वोल्ट और इस पे चार्ज Q1 आएगा, इस पे भी चार्ज Q1। ठीक है, अब ये पूछ रहा है हमें फाइंड द चार्जेस ऑन द 3 कैपेसिटर्स। तो तीनों कैपेसिटर पे चार्ज पूछ रहा है तो कैसे निकालें। Q किसके बराबर होता है C इंटू V। तो यहां पर पोटेंशियल कितना है 24, तो यहां पर भी 24 और यहां पर भी कितना क्या होगा इन दोनों के क्रॉस 24। तो 24 में से यहां कितना आएगा Q इंटू V दैट इज सॉरी Q1 हो जाएगा Q इक्वल्स टू CV। तो यहां पर पोटेंशियल आ रहा है 24 वोल्ट और इसका कैपेसिटेंस कितना है 2 माइक्रो फेरेड। तो 24 इंटू 2 दैट इज 48 माइक्रो कूलम। तो 144 में से 48 यहां पर चले गया, तो यहां कितना बचा 96। अब क्योंकि ये दोनों सीरीज में है तो दोनों के पास कितना रहेगा 96। सो दिस मींस 96 इसे मिला, 96 इसे मिला और 48 इसे मिला। ठीक है क्लियर। सो दिस इज योर part B, that is find the charges on the 3 capacitor. Now moving on to part C, he is saying that taking the potential at point B to be 0। तो यहाँ का पोटेंशियल सपोज कर लेते हैं 0 है and find the potential at point D। तो पॉइंट D का पोटेंशियल चाहिए। तो पोटेंशियल कैसे निकलेगा, हमें पता है कि यहाँ पे 24 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस आया कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा Q इक्वल्स टू CV। इस पे चार्ज कितना है 96 और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 12 माइक्रोफेरेड, ड्रॉप अक्रॉस 12 माइक्रोफेरेड। तो Q होता है CV, तो दिस इंप्लाइज V इज Q बाय C। अब इस पे चार्ज कितना था 96 माइक्रोकूलम और C कितना था इसका कैपेसिटेंस 12 माइक्रोफेरेड। तो 12 5 जा 16 12 7 जा 12 8 जा 96। so कितना है यहाँ पर V इक्वल्स टू 8 वोल्ट। तो 8 वोल्ट तो इसके क्रॉस ड्रॉप हो गया, तो यहाँ पर कितना आया होगा 8 24 में से 8 चलेगा तो दिस वुड बी 16 वोल्ट। तो कितना आएगा C का आंसर 16 वोल्ट। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व आवर क्वेश्चन। नाउ एक और क्वेश्चन कर लेते हैं सच दैट आपके सारे ही कॉन्सेप्ट इस टॉपिक से क्लियर हो जाए। So question number 3 for today is in the given circuit the charge on the 4 microfarad capacitor will be। अब 4 microfarad capacitor ये रहा, तो इस पे नेट चार्ज निकालना है। तो तरीका वही सेम ओल्ड तरीका है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को सॉल्व करने का। आप C इक्विवेलेंट निकालिए, देन आपको बैटरी गिवन रहेगी, वहां से आप टोटल चार्ज निकालिए,
देन यू डिवाइड द चार्ज अकॉर्डिंगली, जिस तरीके से आपका कॉम्बिनेशन सेट है। तो अगर मैं C इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, सो यू कैन क्लियरली सी दैट दीज टू कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल, और ये जो दो है ये इसके साथ सीरीज में है, और जो इनका कॉम्बिनेशन आएगा वो 3 माइक्रोफैराड के साथ पैरेलल में है। तो यहीं पर हम C डैश निकाल देते हैं। तो इनका C डैश कितना आएगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, दैट इज 1 इंटू 5, ये 5 हो गया, और 1 प्लस 5 इज 6। तो यहां से कितना है 5/6। देखिए C1 C2 1 इंटू 5 5, और ये 6, तो ये कितना आ गया 5/6। अब ये दोनों किस में है, सॉरी ये पैरेलल में है ना, पैरेलल में तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6, और 6 और 4 किस में सीरीज में, तो इनका कितना आएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, दैट इज 24/10, दैट इज 2.4, और ये 2.4 और ये 3 किस में हो गए पैरेलल में डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 5.4। तो नेट कैपेसिटेंस कितना आ गया 5.4, तो ये आ गया 5.4 माइक्रोफैराड, और बैटरी कितनी थी 10 वोल्ट की। तो टोटल चार्ज इस बैटरी ने कितना डिलीवर करा होगा इस पूरे नेट सर्किट को, Q इक्वल्स टू C इंटू V, दैट इज 5.4 इंटू 10, दैट इज 54 माइक्रो कूलम। दिस मीन्स कि यहां से कितना चार्ज आया 54 माइक्रो कूलम। अब उसमें से कुछ चार्ज यहां पर चले गया होगा और कुछ चार्ज यहां पर। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये और ये पूरा सर्किट किसमें है पैरेलल, सो 10 वोल्ट, तो यहां पर भी कितना होना चाहिए 10 वोल्ट, तो इसके पास चार्ज कितना गया होगा Q इक्वल्स टू CV, सो 10 इंटू उसका कैपेसिटेंस कितना है 3, दैट इज 30 माइक्रो कूलम। तो 54 में से 30 तो यहां चले गया, बचा कितना है 24, तो 24 यहां गया होगा माइक्रो कूलम। अब ये जो 24 माइक्रो कूलम है ये दोनों को इक्वली डिवाइड हुआ होगा, क्योंकि ये दोनों किसमें है सीरीज, तो 24 ही यहां पहुंचा होगा, और फर्दर 24 ही आगे जाएगा, विच वुड गेट डिवाइडेड, क्योंकि पैरेलल में चार्ज क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है। तो हमें सिर्फ 4 माइक्रोफैराड के अक्रॉस पूछा था, एंड आवर आंसर इज D. So these are the questions which we have done on combination of capacitors. Now moving on to the next topic, that is dielectrics. So आज का जो important topic है वो है dielectrics. बहुत लोगों को इसमें काफी कंफ्यूजन रहता है कि व्हाट एक्चुअली डाइलेक्ट्रिक इज। सो आज सारा कंफ्यूजन क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, और हाउ इट इज यूज्ड इन अ कैपेसिटर। सो व्हाट बेसिकली डाइलेक्ट्रिक इज, सो डाइलेक्ट्रिक्स कुछ नहीं होते, दे आर सिंपली इंसुलेटर्स विच हैव द एबिलिटी टू गेट पोलराइज्ड। अब क्या होता है एबिलिटी टू गेट पोलराइज्ड, सो दोज इंसुलेटर्स विच डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स but they induce charges across their volume on the application of external electric field are called as dielectrics। मतलब इनके पास खुद कंडक्ट करने की प्रॉपर्टी तो नहीं है, बेसिकली दे आर नॉन कंडक्टर्स, दैट इज इंसुलेटर्स, बट एक कंडीशन है दैट इज कि आप अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं सो दे डेवलप चार्ज अक्रॉस देयर volume, and such materials are called as dielectrics. So what dielectrics are? Dielectrics are basically insulators which do not possess free electrons but on the application of external electric field they get polarized and therefore induce charges
अक्रॉस देम। सो इन्हीं को क्या कहा जाता है? डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, क्योंकि अपने पास दो टाइप के सिस्टम हो सकते हैं, एक मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स और एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो जो मोनोएटॉमिक होते हैं, मोनोएटॉमिक मटेरियल्स, तो मोनोएटॉमिक मटेरियल्स में क्या होता है, आपका सिंगल मोनो मतलब सिंगल एटम से मिलके बने होते हैं। तो बेसिकली जो आपका पॉजिटिव चार्ज सेंटर है और नेगेटिव चार्ज सेंटर है वो एक दूसरे के ऊपर क्या करता है? ओवरलैप करता है, मतलब एक ही पॉइंट पे पाया जाता है। जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है दैट इज न्यूक्लियस और नेगेटिव चार्ज डेंसिटी दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। सो बहुत ही छोटे रीजन में सिचुएटेड होता है, ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग। सो सच डाइलेक्ट्रिक्स आर कॉल्ड एज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। और पॉली एटॉमिक मटेरियल्स की बात करें तो इनके केसेस में क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर स्लाइटली एक दूसरे से डिस्प्लेस्ड होता है। सो ऐसे मटेरियल्स या ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स को कहा जाता है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, नॉन पोलर एंड पोलर। So what are the differences between non-polar dielectrics and polar dielectrics is, for mono atomic materials their negative and positive charge center coincides, therefore they do not have any permanent dipole moment of their own। अब इनका नाम क्या, इनके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे H2 N2 आर सच एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। मतलब इनके लिए क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर वो एक ही जगह पे लाई कर रहा है। आप देख सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर एक ही जगह पे लाई कर रहा है। सो दीज आर योर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अगर पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की बात करें, फॉर पॉलीएटॉमिक मटेरियल्स their negative and positive charge center is slightly placed away from each other, therefore they in themselves behave as a dipole, placed away from each other, therefore they have a permanent dipole moment of their own। एग्जाम्पल HCl। तो ये अगर आप HCl का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो यहाँ होगा ऐसा माइनस और प्लस। तो आप देख सकते हैं कि स्लाइटली शिफ्टेड है, यहाँ पर दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर एक ही जगह पे लाई कर रहे हैं, बट यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर स्लाइटली शिफ्टेड है और स्मॉल डिस्टेंस है। देयरफॉर ये अपने आप में क्या बना रहा है? डाइपोल विच इज हैविंग अ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब देखते हैं कि एक्सटर्नल फील्ड के एप्लीकेशन पर क्या होता है दोनों केसेस में। नाउ अगर हम पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की बात करें तो थर्मल एजिटेशन समझते हैं आप? रूम टेम्परेचर पर जो एनर्जी प्रेजेंट है, थर्मल एनर्जी, केबीटी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के और टी क्या है? टेम्परेचर। तो ये जो केबीटी एनर्जी प्रेजेंट है, हाफ केबीटी 3/2 केबीटी एनर्जी जो प्रेजेंट है, इस एनर्जी की वजह से जो मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं उनका रैंडम मोशन है। जैसे मॉलिक्यूल्स क्या है यहाँ पर अपने, ये एक पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल, अब इनका रैंडम मोशन है एंड सिंस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और अगर वेक्टर रैंडम डायरेक्शन में प्लेस्ड हो
एक क्लास समझ लीजिए इसमें टीचर नहीं है, तो सारे बच्चे रैंडमली इधर उधर प्लेस है, तो उनका नेट डाइपोल मोमेंट कितना बनता है? 0. सो ऑल्दो दे हैव अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ देयर ओन, बट इन रूम कंडीशंस या रूम टेम्परेचर कंडीशंस देयर नेट डाइपोल मोमेंट इज 0. ठीक है, तो इनका नेट डाइपोल मोमेंट कितना है? 0. ऐसा क्यों? क्योंकि ये रैंडमली अलाइंड है. तो इनका रैंडम अलाइनमेंट है, इस वजह से नेट डाइपोल मोमेंट कितना आ रहा है? 0. सो ड्यू टू थर्मल agitation they are randomly aligned, hence their net dipole moment is 0. समेशन पी डाइपोल मोमेंट का अगर हम सम करें तो वो रैंडमली अलाइन होने की वजह से कितना आ जा रहा है? 0 इन केस ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. अब क्योंकि बच्चे क्लास में इधर उधर घूम रहे हैं, कोई एक जगह पर फिक्स डायरेक्शन में नहीं देख रहा है, फिक्स डायरेक्शन में अलाइन नहीं है, देयरफॉर वी नीड अ एक्सटर्नल फैक्टर. और वो एक्सटर्नल फैक्टर का रोल कौन प्ले करता है? क्लासरूम के केस में टीचर, बट इन द केस ऑफ अ पोलर मटेरियल और पोलर डाइलेक्ट्रिक ये रोल प्ले करेगी अपनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड यू हैव स्टडीड इन द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स एंड चार्जेस, व्हेनेवर अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन सम डायरेक्शन इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इट हैज अ टेंडेंसी टू गेट अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. मतलब डाइपोल किसी भी डायरेक्शन में प्लेस हो, उसकी टेंडेंसी है टू गेट अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. तो ये जो रैंडमली प्लेस्ड डाइपोल्स है ना, जो इधर उधर भाग रहे हैं, जिनका कोई डायरेक्शन नहीं है, जिनकी से नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो रहा है, मान लीजिए कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट लगेगी, तो ये सारे डाइपोल्स भी लेफ्ट टू राइट अलाइन हो जाएंगे. और ये डाइपोल्स के अलाइन होने की प्रॉपर्टी को ही कहा जाता है पोलराइजेशन. दैट इज नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम. इट इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन. तो अब हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी और उस कारण से क्या हुआ? ये सारे डाइपोल जो दाएं बाएं अपनी मर्जी से कहीं भी घूम रहे थे, ये क्या हो गए? एक दिशा में अलाइन हो गए. ठीक है, तो ये किस वजह से हो पाया? ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. इसका नाम दे देता है ई नॉट. सो अब क्या होगा? दे विल डेवलप सम चार्जेस अक्रॉस देयर वॉल्यूम. सो द चार्जेस इंड्यूस इन द डाइलेक्ट्रिक्स आर कॉल्ड एज इंड्यूस्ड चार्जेस, एंड इनकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक. अभी समझते हैं. तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर दे डेवलप चार्जेस. ये सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे यूनिफॉर्म होने की वजह से. तो सरफेस पे क्या बन जाएंगे? चार्जेस बन जाएंगे. और इनकी वजह से क्या बनेगी? एक इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. और ध्यान रखिएगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का है अपोजिट डायरेक्शन में. So this ability of dielectric materials to induce charges across their volume or to develop net dipole moment across their volume is called as polarization. ठीक है, और जिन मटेरियल्स में एबिलिटी टू पोलराइज होती है उन्हीं को क्या कहा जाता है? डाइलेक्ट्रिक्स. क्लियर? सो व्हाट इज पोलराइजेशन? Polarization in physics is defined as represented by capital P, and it is defined as net dipole moment per unit
वॉल्यूम, दैट इज समेशन P पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो डिफाइन कैसे करेंगे? द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू इंड्यूस चार्जेस across its volume on the application of external electric field is called as polarization। और डाइलेक्ट्रिक्स को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, those materials which have the ability to get polarized, materials which have the ability to get polarized। अच्छा, जो आपकी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है ना, ये भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे क्या हो जाते हैं? पोलराइज, क्योंकि इनका पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर एक दूसरे के ऊपर है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा, डिस्प्लेस होने की वजह से इनके अंदर भी क्या डेवलप हो जाएगा? पोलराइजेशन। तो हमने पोलराइजेशन पढ़ लिया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई है। अगर इस डायग्राम को मैं नीचे वापस कॉपी करूं तो आप देख सकते हैं कि ये जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर सीन हो रहा है, क्या हो रहा है कि बाहर तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और अंदर इंड्यूस चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई है। इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, लेट अस सपोज। तो अब अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई होगी? ई आउटसाइड, दैट इज ई एक्सटर्नल माइनस ई ड्यू टू पोलराइजेशन। तो डाइलेक्ट्रिक लगाने से या डाइलेक्ट्रिक को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करने से उसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है वो कितनी हो जाती है? ई नॉट माइनस ई पी। अब आप देख सकते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डेफिनेटली क्या हुई है? कम हुई है, बिकॉज चार्जेस इंड्यूस होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है वो अपोजिट डायरेक्शन में बनी है एज कंपेयर टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहीं से मेरे को एक और पॉइंट आया कि अगर आप पोलराइजेशन को देखें तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होगी। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन? आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन क्या है? इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। पोलराइजेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है? इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं डायरेक्शन क्या है, पोलराइजेशन की डायरेक्शन क्या है? इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक क्या हुई है? कम हुई है। अब कितनी कम हुई है? इसे एक फैक्टर से डिनोट करते हैं, दैट इज ई नेट। डेफिनेटली एक्सटर्नल के कंपैरिजन में क्या हुई है? कम हुई है। और कितने टाइम्स कम हुई है? के टाइम्स, वेयर के इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। So on introducing a dielectric, the electric field inside the dielectric becomes 1 by k times of the external electric field। E net कितना हो गया? E नॉट by k, क्योंकि यहां से डेफिनेटली दिख रहा है कि E net क्या हुआ है? कम हुआ है। कितना कम हुआ है? k गुना कम हो गया है। तो जब भी आप डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे उसके अंदर कुछ इंड्यूस चार्जेस बनेंगे जिनकी पोलराइजेशन, जिस प्रॉपर्टी को पोलराइजेशन कहते हैं, और इस पोलराइजेशन की वजह से एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी जिसकी डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट होगी टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। Therefore, it will decrease the net electric field inside the dielectric, and the decrease is equals to 1 by k times। अगर मैं एयर की बात करूं, so air has no property of polarization।
अगर मैं परफेक्ट इंसुलेटर बोल दूं एयर को, तो पोलराइजेशन क्या होता है इसमें, बहुत कम, मिनिमम 0। तो EP कितना हो जाएगा, 0। दिस मीन्स E नेट किसके बराबर हो गया, E नॉट। मतलब यहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम रहेगा, ठीक है। अगर मेटल की बात कीजिए, तो मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि मेटल में तो आप जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो सारा का सारा चार्ज क्या हो जाएगा, इजीली सेपरेट हो जाएगा। तो मतलब दे हैव फुल एबिलिटी टू पोलराइज। तो अगर मैं फुल एबिलिटी टू पोलराइज कहूं तो ऐसा कह सकता हूं कि E नॉट किसके बराबर हो जाएगा, EP के। तो E इनसाइड फॉर मेटल्स कितना हो जाएगा, 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ मेटल कितनी हो जाती है, 0। और K की वैल्यू अगर हम निकालें, E नेट होता है E नॉट बाय K। सो अगर E नेट 0 आ रहा है, E इनसाइड 0 आ रहा है, तो K डेफिनेटली कितना होगा, इंफिनिटी। तो मेटल्स के लिए K की वैल्यू कितनी होती है, इंफिनिटी। और एयर के लिए K की वैल्यू कितनी होती है, देखिए E नेट E नॉट के बराबर आ गया है, तो K की वैल्यू कितनी होती है, 1। K होता कितना है, एप्सिलॉन R बाय एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये कितना हो जाएगा, 1। और यहाँ क्या हो गया, एप्सिलॉन R बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मीडियम की परमिटिविटी क्या हो गई, इनफाइनाइट हो गई। तो K की वैल्यू भी कितनी हो गई, इनफाइनाइट। किसके लिए, फॉर मेटल्स, ठीक। तो इन मेटल्स E नेट इज 0 एंड E बिकम्स इनफाइनाइट। तो एग्जाम्पल बोलते हैं, जैसे सपोज K की वैल्यू किसी मटेरियल के लिए 30 है, तो उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, E नॉट बाय 30, जहां पर E नॉट क्या है, E एक्सटर्नल बाय 30। मतलब 30 गुना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उसके अंदर क्या हो जाएगी, कम। और यही प्रॉपर्टी आगे जाके एक कैपेसिटर को हेल्प करेगी टू इंक्रीज इट्स कैपेसिटेंस, क्योंकि जो कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को आप जितना कम करेंगे, कैपेसिटेंस की वैल्यू उतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑन दैट बेसिस चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक, दैट इज कैपेसिटर्स और सॉरी डाइइलेक्ट्रिक्स इनसाइड अ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के अंदर हम डाइइलेक्ट्रिक प्लेस कर रहे हैं। क्यों प्लेस कर रहे हैं, इसके कई फायदे हैं। पहला फायदा तो यही है, इट विल इंक्रीज द नेट कैपेसिटेंस। देखिए कैपेसिटर के साथ दिक्कत क्या है, आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि कैपेसिटेंस फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D, जहां पर A होता है एरिया ऑफ प्लेट, D होता है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब D को आप बहुत कम नहीं कर सकते, क्योंकि आप ज्यादा कम करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों प्लेट्स आपस में चिपक जाएंगी और क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। A की वैल्यू को आप ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, बिकॉज यू वांट टू मेक अ कैपेसिटर एज कॉम्पैक्ट एज पॉसिबल एंड एज पावरफुल एज पॉसिबल। मतलब छोटी से छोटी जगह में वो ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर करे। तो खेलने की फील्ड एक ही जगह पे बच जाती है, दैट इज एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट के साथ जितना खेला जा सकता है उतना ज्यादा कैपेसिटेंस को इंक्रीज किया जा सकता है, ठीक है। तो डाइइलेक्ट्रिक्स इनसाइड अ कैपेसिटर की बात करें अगर हम, तो वी नो दैट E इनसाइड डाइइलेक्ट्रिक कितना हो जाता है, E नॉट बाय K। तो ये अपने दो पैरेलल प्लेट लेते हैं और इसके बीच की जगह को किससे फिल कर देते हैं, यूजिंग अ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। So we know that capacitance C is equals to Q by delta V, and delta V होता है E dot D के बराबर। Now on introducing dielectric E becomes E naught by K। तो C कितना हो जाएगा, Q, E की जगह क्या आ जाएगा, E naught by K। और E naught की वैल्यू कितनी होती है, E नॉट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा आपका इंटू डी, क्यू के एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया अपॉन डी। तो क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, कैंसल। यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी, के इंटू ए एप्सिलॉन नॉट बाय
डी। अभी ए एप्सिलॉन नॉट डी क्या था? ओरिजिनल कैपेसिटेंस। जब कोई भी डाइलेक्ट्रिक पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर के बीच में नहीं रखा था, एयर रखी थी, तब ओरिजिनल कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी थी? ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो आप यहां से गौर से देख सकते हैं कि कैपेसिटेंस कितने टाइम इंक्रीज हो गया है? के टाइम। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ applying a dielectric inside a capacitor. It increases the capacitance to k times. Suppose करो आपने एक डाइलेक्ट्रिक लिया है मटेरियल जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? 81। तो अब जो नया कैपेसिटेंस आएगा इसे अंदर प्लेस करने की वजह से वो कितना हो जाएगा? 81 टाइम्स ओरिजिनल कैपेसिटेंस। तो देखिए आपने इसका कैपेसिटेंस कितने गुना कर दिया? 81 गुना, just by introducing a dielectric of dielectric constant 81 inside a capacitor. So this is the advantage of a dielectric inside a capacitor. अब इसमें जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ना है that is partially filled dielectric inside a कैपेसिटर। तो ये लेते हैं और यहां पर क्या करते हैं? पार्शियली, मतलब पूरे स्पेस में डाइलेक्ट्रिक फील्ड नहीं करना है, कुछ जगह में करना है। लेट अस सपोज जो हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगाई इसकी थिकनेस कितनी है? टी, और डिस्टेंस या सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज डी, एरिया ऑफ प्लेट्स इज ए। तो अब हमें फाइंड आउट करना है नेट कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की वैल्यू वही होती है सी इज क्यू बाय डेल्टा वी, एंड डेल्टा वी होता है ई इंटू डिस्टेंस। बट अब इलेक्ट्रिक फील्ड दो रीजन में अलग अलग होगी। एक रीजन तो यह है डाइलेक्ट्रिक के अंदर वाला जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मान लेते हैं सपोज, और एक रीजन ये है एयर वाला। अब ये जो एयर वाला रीजन है इसका डिस्टेंस कितना होगा? देखिए पूरा डिस्टेंस d है, उसमें से t डिस्टेंस में हमने क्या फील्ड कर दिया? डाइलेक्ट्रिक। तो एयर के लिए कितना डिस्टेंस बचा, कितनी स्पेस बची है? d माइनस टी। तो लेट अस सपोज q इक्वल्स टू ये कितना हो गया? एयर की वजह से E1, और डिस्टेंस कितना है? d माइनस टी, और जो डाइलेक्ट्रिक है इसकी वजह से कितना हो गया? E2, और इसका सेपरेशन कितना है? t। नाउ Q, E1 को तो E ही बोल देते हैं, और ये कितना हो गया? D माइनस टी। E2 कितना हो जाएगा? डाइलेक्ट्रिक लगाने से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाती है? E बाय के। तो कितना रख देते हैं यहाँ पर? E बाय के इंटू टी। नाउ टेकिंग E कॉमन वी गेट D माइनस टी प्लस टी बाय के। अब E की वैल्यू कितनी होती है? Q, E इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। तो Q एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या आ जाएगा? A D माइनस टी प्लस टी बाय के। सो दिस वुड बिकम Q बाय A। Q से Q कैंसल, दैट इज A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी बाय के, दैट इज C न्यू। नया कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी हो गई? A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी बाय के, जहां पर T क्या है? थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब देखिए अब यहां से आप इससे पूरी तरीके से खेल सकते हैं। सपोज करिए कि हम मेटल प्लेट की बात करते हैं, तो मेटल प्लेट के लिए K की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट। तो ये वैल्यू पूरी कितनी हो जाएगी? 0 फॉर मेटल प्लेट। K वुड बिकम इनफाइनाइट। तो C न्यू कितना हो जाएगा? A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी, एंड T बाय इंफिनिटी इज 0। तो ये आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी। ठीक है, और अगर हम पूरे में डाइलेक्ट्रिक लगा दें
तो d इक्वल टू टी हो जाएगा, तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, और ये कितना हो जाएगा t बाय के, जो कि रिजल्ट हमें फुली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए मिला था k टाइम्स C नॉट, दैट इज k टाइम्स C ओरिजिनल। क्लियर? तो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक का टॉपिक भी समाप्त होता है। हमने पढ़ लिया है कि हाउ अ डाइलेक्ट्रिक चेंजेस the net capacitance of a capacitor, it definitely increases the capacitance। ठीक है, so we are done with our topics for this chapter। अब जो आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी उनमें जो मान लीजिए 2 वीडियोस हम बनाना चाह रहे हैं, और उन दोनों वीडियोस में हम इस टॉपिक से, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस आपके सामने लाएंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए एंड यू डेवलप कॉन्फिडेंस इन दिस चैप्टर मूविंग फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच।